नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पर एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 10 जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, यह चैप्टर दिखाई दे रहा है। इसके पहले हम लोगों ने 9 चैप्टर कवर किया हुआ है। आप लोग जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप क्लास 6 में हैं, यूपी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपके लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे चैप्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एनसीईआरटी बुक से जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी इतने अच्छे लेवल में कर सकते हैं कि आज ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक तीर से दो निशाने वाला काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, दूसरी ओर आने वाले समय में जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तब भी आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी वर्तमान समय में आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, आप चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, दोनों बोर्ड में एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं। आप लोग इन सारे एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को एक बार दो बार जब देखेंगे, सुनेंगे, आपको पूरे के पूरे चैप्टर बड़े ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। आपको बार बार किताब को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और कहीं जाने की और भी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर एम के क्लासेस में आपको बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी बुक को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस चैप्टर में आपको सजीव और निर्जीव के बारे में एक विश्लेषण अध्ययन दिया गया है, जिसमें आपको डिटेल में सजीवों के लक्षण के बारे में, निर्जीवों के लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें ये कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बारे में नीचे डिटेल दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि घोंघे के कुछ खोल देखती है और उन्हें उठाने लगती है। उसकी माताजी ने उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है कि यह खोल एक जीवित घोंघे का घर हो सकता है। वास्तव में यह उनके शरीर का एक अंग होता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है, उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है। उनके मन में यह विचार आया। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ उस घटना का साझा करते हैं। उस घटना के बारे में अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हैं और उसके बाद वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि खोल हिल भी नहीं रहा है, फिर भी वो किसी सजीव का एक अंग कैसे हो सकता है। तो शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ सजीव और निर्जीव के बारे में लिखना है। कुछ लिखा हुआ है तो कुछ आप लोग को अपने मन से उसका अध्ययन करके लिखना है। ठीक है, जैसे पेंसिल है, पुस्तक है, कबूतर है, कार है, पौधे हैं, अन्न है। तो इन सभी में कुछ न कुछ अलग है, और वो अलगाव किस आधार पर है, तो ये अगले पॉइंट 10.1 में दिया गया कि वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। तो आइए हम लोग एक शार्ट विश्लेषण करते हैं, उसके बाद किताब से पढ़ते हैं। पहले हम लोग अपने मन से शार्ट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप सजीव हैं तो आप क्या गतिविधि करते हैं, क्या वैसी गतिविधि जो निर्जीव प्राणी है क्या वैसे भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सजीव और निर्जीव में खास क्या अंतर है। सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर विचार कीजिए, तब अपने सामने जो निर्जीव वस्तु है उन पर विचार कीजिए। आप लोग भोजन करते हैं, ठीक है,
आप सजीव हैं, आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या निर्जीव जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर लेते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। क्या निर्जीव जो होते हैं वो अपने मन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। हम लोग जीवित रहने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं। क्या निर्जीव ऐसा करते हैं? तो निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग जब बचपन में थे, छोटे थे, तो बहुत छोटे थे, इस प्रकार से थे, और धीरे धीरे और वृद्धि हमारी हुई, विकास हुआ, फिर और वृद्धि और विकास हुआ। क्या निर्जीवों में यह प्रक्रिया होती है? उनमें वृद्धि और विकास होता है? तो नहीं होता है। जब हम 1 साल के थे, 6 महीने के थे, लेकिन आज वर्तमान समय में हम लोग 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो क्या जब हम लोग 6 महीने के थे, 1 साल के थे, उस समय जो हम लोग कपड़े पहनते थे, क्या वर्तमान समय में उन कपड़ों को हम फिर से पहन सकते हैं? तो नहीं पहन सकते हैं। हमारे दिमाग का जो विकास है, जैसा हमारा दिमाग 6 महीने का था, 6 महीने की अवस्था में था, 1 साल की अवस्था में था, क्या आज हम लोग 11 और 12 साल के हो गए हैं, तो क्या हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है? तो नहीं काम करता है। निर्जीवों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके वृद्धि होता हो, विकास होता हो, उनके दिमाग में भी वृद्धि हो और विकास होता हो। तो इस प्रकार से सजीवों और निर्जीवों में भी यही अंतर होता है, ठीक है। सजीव होते हैं जो जिनके अंदर जीव पाया जाता है, लेकिन निर्जीव वो होते हैं जिनके अंदर जीव नहीं पाया जाता है, ठीक है। इन्हीं विशेषताओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, बुक की समरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं जो सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती है। आइए उनके बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं, क्या हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए गति को एक विशेषता मान सकते हैं? जी बिल्कुल मान सकते हैं। हमारे आसपास की 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो अपने आप गतिमान हो सकती है, ठीक है। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई 5 वस्तुएं केवल इसलिए सजीव हैं क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं? अब जंतुओं की भांति पौधे तो स्वयं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, और वे विशेषताएं क्या है ये आगे दिया गया है। यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन वे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। पौधों में गति का एक उदाहरण है फूलों का खिलना। पौधों में गति का एक अन्य उदाहरण है कीटबच्ची पौधे में देखा जा सकता है। चूंकि कीटबच्ची पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं, ठीक, तो कीटों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। कीटबच्ची पौधों का एक उदाहरण होता है ड्रोसेरा। कौन सा पौधा है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की पत्ती तस्तरी सांसर के आकार की होती है, जिनमें असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब भी कोई कीट तस्तरी की सतह को स्पर्श करता है, बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने चिपचिपे छोर से कीट को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। अन्य कीटबच्ची पौधों में गति के प्रक्रम का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। एक पौधा होता है घटपर्णी का पौधा। उनके आसपास जो कीट पतंगे आते हैं तो अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेते हैं। किस प्रकार से आकर्षित करते हैं? अपनी सुगंध के माध्यम से। जब वे अपनी सुगंध के माध्यम से कीटों को आकर्षित करते हैं तो कीट उनके पास आ जाते हैं, और कीट जब उस पर बैठते हैं तो क्या होता है, घटपर्णी का जो पौधे का जो फूल होता है उसमें ढक्कन लगा हुआ होता है, और ढक्कन जो है बंद कर लेता है कीट को अपने अंदर, और उसी के अंदर कीट को समाहित कर लेता है अपने आप में, ठीक। और आगे देखते हैं कि आरोही लताएं भी अपने समीप रखी गई वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, फिर भी गतिशीलता वे लोग प्रदर्शित करते हैं। आप अपनी तुलना अपने बचपन की तस्वीर से करिए।
क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप 4 वर्ष पहले पहनते थे? नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है। इसका कारण आपके शरीर में वृद्धि है। पौधे और अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं। क्या हम यह मान सकते हैं कि वृद्धि सजीवों की एक विशेषता है? तो बिल्कुल मान सकते हैं। ये तो जरूरी है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ रहे हैं और रियल लाइफ में भी हम लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं। सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण कैसे मिलता है? भोजन के माध्यम से मिलता है। तो ऐसे 5 सजीवों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद और थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की संख्या गिनिए। आंकड़ों को अंकित कीजिए। आप क्या पाते हैं? क्या आप प्रत्येक स्थिति के बाद श्वासों की संख्या में कोई परिवर्तन देखते हैं, अंतर देखते हैं? क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसे जैसे अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है? जब वे विश्राम कर रहे होते हैं, उनके पेट की गति को ध्यान से आप लोग अवलोकन कीजिए, देखिए। ठीक, तो क्या होता है कि श्वसन प्रक्रिया में जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, वायु बाहर से हमारे शरीर में जाती है। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो वायु हमारे शरीर से बाहर की ओर जाती है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु अंदर लेने और बाहर लेने में करने में सहायता करते हैं। अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों से बातचीत कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि क्या वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अब शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में बहुत ही महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है कि पौधे जो है श्वास लेते हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया तो ये हो गई। उसके साथ में जो पौधे होते हैं उनमें उन्हीं पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। ठीक है, तो जिन छिद्रों के माध्यम से ये सारी क्रियाएं होती हैं उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अपने विद्यालय की आगे देखते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं, ये तो प्रूफ हो गया। क्या आपने ग्रीष्मकाल के दौरान कमीज पर कांख के आसपास पड़ने वाले सफेद धब्बों को देखा है? ये धब्बे पसीने के कारण पड़ते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने और जल के लवण होते हैं। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद के निष्कर्षण को उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी होता है, जो उसका भी उत्सर्जन होता है। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए घास है और गुलाबी या गुलाब है, सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। ठीक, और देखते हैं। आइए अब एक अन्य विशेषता पर ध्यान देते हैं। यदि बिना जूता पहने घूमते हुए अप्रत्याशित रूप से आपका पैर कांटे जैसी किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, या आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू लेते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु का छूना उद्दीपन है। कोई भी वस्तु या कोई घटना जो सजीवों को अनुकूल या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। आप भी 3 उद्दीपनों और उनके प्रति अपने शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध करिए। आगे देखते हैं। और उद्दीपन की बातों से याद आई कि एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा। आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि छुई मुई
कि पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। आप लोगों ने अपने आसपास छुई मुई के पौधों को देखा ही होगा। उन पौधों की पत्तियां जिस प्रकार से होती हैं वैसी पत्ती आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। उन पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं और वे कटी कटी होती हैं। ठीक है। उन पौधों की पत्तियों को जब आप लोग छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वे पौधों की पत्तियां बंद हो जाती हैं सिकुड़ करके, और फिर धीरे धीरे फिर खुल जाती हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर ये सेंसिटिव होता है। तो उनको छूने पर वो जो सिकुड़ती हैं और धीरे धीरे जो फैलती हैं, तो छूने पर उनमें एक उद्दीपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे अनुक्रिया क्या करते हैं कि वे बंद हो जाती हैं पत्तियां, और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो फिर खुल जाती हैं। ठीक है। सुई मुई के पौधे में यही विशेषताएं होती हैं। और देखते हैं कि क्या आपने बिल्ली, कुत्ते या अन्य जंतुओं के बच्चों को देखा है। 5 अलग अलग जंतुओं के बच्चों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या आपने किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेंसिल है, कुर्सी है या बल्ब के बच्चों को देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वे सब निर्जीव हैं। सजीवों में क्या गुण होता है कि सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया होती है। जनन क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अपने जैसे और नवजातों को जन्म देना है। यह जीवन की निरंतरता के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है। और क्या दिया गया है? जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों अर्थात भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी उपर्युक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मरा हुआ कहते हैं। ठीक। उपर्युक्त चर्चा से हम समझ सकते हैं कि सभी सजीवों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं और अंततः मर जाते हैं। इनमें से एक भी लक्षण का अभाव यदि रहता है तो वह क्या होता है? निर्जीव कहलाता है। ठीक। आगे देखते हैं बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है? बीजों के अंकुरण के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। आइए हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिससे बीजों का अंकुरण हो जाए। तो आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है और इन चित्रों के माध्यम से उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कुछ प्रोसेस है। सीधा सूर्य के प्रकाश में और जल रहित गमला है। एक गमला है सीधा सूर्य के प्रकाश में और अत्यधिक जलयुक्त गमला है। पूर्णतः अंधेरे में नम मिट्टी युक्त गमला रखा हुआ है। सीधा सूर्य के प्रकाश और नमयुक्त मिट्टी युक्त गमला है। ये 4 परिस्थितियाँ दी गई हैं। ठीक। और हम लोगों को बीजों के अंकुरण के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में समझना है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है कि बीज के अंकुरण के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश, इन तीनों की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना करनी है। फली के बीजों के अंकुरण के लिए जल और वायु की उपलब्ध मात्रा की आवश्यकता होती है। बीजों को अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा क्या सोचते हैं? किन परिस्थितियों के अभाव में बीजों का अंकुरण नहीं होगा? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। यदि जल है, मिट्टी एवं वायु है, सूर्य का प्रकाश है, अगर ये सारी चीज़ें किसी भी बीज को नहीं मिलती है तो उसमें वृद्धि और विकास दोनों ही नहीं होना है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। जल। बीजों को अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है।
जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बीज के वह आवरण को बीजावरण कहा जाता है। जल बीजावरण को मुलायम करता है और इसके अंदर के नन्हे से भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। ये तो जल का कार्य हो गया। अब वायु एवं मिट्टी के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीच के स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती हैं। और क्या दिया गया है? प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियाँ। हमने सीखा कि फली के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तीनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अध्याय उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार में हमने सीखा है कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य और उचित वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जैसे मनुष्यों को भी अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के अंतर्गत हमें कुछ आवश्यक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे जल है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। विटामिन डी को अच्छे तरीके से बनने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से पौधों को भी अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जल है, मिट्टी एवं वायु है, सूर्य का प्रकाश है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, और आगे देखते हैं पौधों में वृद्धि एवं गति किस प्रकार होती है। तो पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करता है। किसी पौधे के उल्टा रखे जाने पर इसकी जड़ और प्ररोह की वृद्धि किस दिशा में होती है। आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक क्रियाकलाप की योजना कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दी गई है, आप लोग अपने टीचर की निगरानी में यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। और कुछ दिया गया है, ये क्रियाकलाप ही है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका परिचय एक वैज्ञानिक से कराया जा रहा है, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है? जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म 1858 में एवं मृत्यु 1937 में हुई थी। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए क्रिप्टोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया भी कर सकते हैं। ठीक, पौधे का जीवन चक्र। हमने सीखा कि अंकुरण के लिए अपेक्षित परिस्थितियों और पौधे कैसे बढ़ते हैं तथा गति प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम पौधे के विभिन्न संपूर्ण जीवन के बारे में, पौधों के परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये देखिए, यहाँ पर पौधे के संपूर्ण जीवन के बारे में आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, जहाँ पर बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फूल और फल उत्पन्न करता है। इस उदाहरण में नई फलियां ही इस पौधे के फल हैं। इनके भीतर बीज होते हैं जो इस पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीज से पौधा और फिर बीजों को अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहा जाता है। जब एक पौधा बढ़ना बंद कर देता है
और अनिवार्य सभी परिस्थितियों की उपलब्धता के बाद भी उनमें जीवन की गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, तब उस पौधे को मृत मान लिया जाता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है। अवस्था है पौधे की, पहली अवस्था बीज, ठीक है, बीज को मिट्टी में दबा दिया गया है और धीरे धीरे उनमें वृद्धि और विकास होता है, जिससे अवस्था 2 होती है, जिसका नाम है बीज का अंकुरण। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बीज का अंकुरण के बाद अवस्था 3 आती है, जिसमें पत्तियों का प्रकटन होता है, यानी पत्तियां निकलने लगती हैं। पत्तियों के निकलने के बाद धीरे धीरे उनमें और वृद्धि और विकास होता है, जिससे उनकी अवस्था आ जाती है 4। चौथी नंबर अवस्था में फूलों का प्रकटन होता है, यानी फूल लगने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें वृद्धि और विकास होता है, जिससे उनकी अवस्था आ जाती है 5। इस 5वीं अवस्था में फलों का प्रकटन होता है, यानी फल निकलने लगते हैं, फल आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास के होने के साथ साथ पत्तियां झड़ जाती हैं, फल गिर जाते हैं, फिर उनमें नई पत्तियां और फल नहीं आते हैं। धीरे धीरे पौधों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये होता है पौधों का जीवन चक्र। ठीक है, और आगे देखते हैं। जंतुओं का जीवन चक्र भी इसी पौधों की तरह ही होता है। आगे देखते हैं, मच्छर का जीवन चक्र दिया गया यहाँ पर। मच्छर का जीवन चक्र में क्या बताया गया है, तो आपने आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट की ध्वनि सुनना होगा। ये एक सामान्य बात है। मादा मच्छर खून चूसने वाले कीट हैं, जिनसे मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे अनेक बीमारियों का संचरण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों, स्कूल के सूचना पट या जागरूकता अभियानों के माध्यम से जाना होगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम की जानी चाहिए। हमें सलाह दी जाती है कि अपने आसपास कहीं भी जल इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो जल एकत्रित होता है या साथ जो इकट्ठा होता है, उसी में ही लार्वा का जन्म होता है और धीरे धीरे उन्हीं से ही मच्छर की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, क्योंकि स्थिर जल में ही मच्छरों के अंडे देने का प्रोसेस होता है। आप अपने विद्यालय, घर और आसपास स्थिर जल का पता लगाने की कोशिश कीजिए और उसके लिए सुरक्षा परीक्षण का आयोजन कीजिए। यदि संभव हो सके तो किसी छोटे जीवों का अवलोकन करने के लिए एक हैंडलेस कीजिए। कूलर के अंदर गमलों और अन्य खुले पात्र ऐसे सामान्य स्थान होते हैं जहां स्थिर जल एकत्र होने की संभावना रहती है। आपको 2 अलग अलग प्रकार के कृमि जैसे जीव मिल सकते हैं। ये लार्वा और प्यूपा हैं, जो मच्छरों के विकास के दौरान उनके जीवन की 2 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। यदि आपको लार्वा और प्यूपा दिखाई देता है तो इसकी सूचना अपने शिक्षक को दीजिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों के विषय में अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। लार्वा और प्यूपा के आकार में आप क्या अंतर देखते हैं, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी कीजिए। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब बरसात का समय आता है। बरसात के समय में जितने भी गड्ढे होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है। गर्मी के मौसम में हम लोग कूलर की टंकी में पानी ज़रूर भरते हैं और उसको बदलते नहीं है, उसी में पानी हम लोग समाप्त हो जाता है, उसी में पानी हम लोग भरते जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चाहे वो गड्ढों में स्थिर जल हो, चाहे कूलर में भरा हुआ पानी हो, उसमें मच्छर अंडे देते हैं, उसमें नए मच्छरों का विकास होता है, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान होता है जो मच्छरों के प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक वातावरण उपलब्ध होता है। स्थिर जल में क्या होता है कि मच्छरों के लार्वा जन्म लेते हैं, ठीक है, जिन्हें लार्वा और प्यूपा कहते हैं। धीरे धीरे वे बड़े होते हैं। ये उनकी विशिष्ट अवस्थाएं होती है, लार्वा और प्यूपा। ठीक है, अगर मच्छरों के प्रजनन को रोकना है, उनकी रोकथाम करनी है, तो हमें सबसे पहले यह आवश्यक है कि गड्ढों में जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। जो कूलर है, जो हमारे गमले हैं, उनमें समय समय पर पानी को बदल दिया जाना चाहिए।
कुछ और उपाय ऐसे होते हैं जिनको हमें करना चाहिए, जैसे उनमें मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पानी की सतह में ऊपर की ओर तेल की एक परत बन जाती है, जो मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरी तरीके से मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम कर लेता है और जिससे नए मच्छरों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कुछ सावधानियां करनी चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इन सारी बीमारियों से बचाव भी होता है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ भी है, उसी के बारे में लार्वा और प्यूपा के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण। रेशम कीट के बारे में दिया गया है कि रेशम कीट यानी सिल्क मॉथ भी जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है और वयस्क। अंडे लार्वा के रूप में प्रस्फुटित होते हैं और फिर आकार में बढ़ते हैं। प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसे स्रावित करते हैं जो उनके चारों ओर लिपट जाता है। ये वो रेशे हैं जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने रेशम के उत्पादन के लिए अनेक केंद्र को स्थापित किया हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। और आगे दिया गया मेढक का जीवन चक्र। मेढक का जीवन चक्र किस प्रकार होता है? तो आप तालाब के किनारे जल की सतह पर सफ़ेद जेली जैसे किसी पदार्थ का अवलोकन कर सकते हैं। यह जेली जैसा पदार्थ जल में या उसके आसपास उगने वाले किसी पौधे के साथ भी संलग्न हो सकता है। यह जेली जैसा पदार्थ मेढक के अंडे का समूह होता है, जिसे जलांडक के रूप में जाना जाता है। चित्र में दिखाया भी गया है, इसको आप अवलोकन कर सकते हैं। और आगे क्या दिया गया है? कुछ अवस्थाएं एक साथ रखी गई हैं चित्र में। आपको मेढक के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं मिलेंगी। नंबर 1 अंडा अवस्था, जो भ्रूण अवस्था में परिवर्तित होती है। नंबर 2 टैडपोल अवस्था, जिसमें पहले पूंछ युक्त तथा पैरविहीन प्रारंभिक अवस्था और पीछे के पैरों सहित बाद की अवस्था होती है। नंबर 3 मंडूकक यानी फ्रॉगलेट अवस्था और चौथी अवस्था होती है वयस्क मेढक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कुछ टर्म दिया गया है कि पौधे और जंतु सजीव जगत का एक भाग होते हैं। वे अपने जीवन काल में अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं। हमने सीखा कि एक छोटा सा पौधा वृद्धि करके एक बड़े वृक्ष में विकसित हो जाता है। हमने यह भी सीखा कि जंतु किस प्रकार वृद्धि करते हैं और बच्चे से वयस्क में परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक जंतु की यह मात्रा भिन्न होती है, जो उसे अनोखा और विशिष्ट बनाती है। हमने प्यूपा को कीटों में और टैडपोल को मेढक में परिवर्तित होते हुए देखा है। इस प्रकार के परिवर्तन पौधों और जंतुओं के जीवित रहने और अपनी प्रगति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें भी उनका और उनके आवास स्थानों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके आवास विकसित और सुरक्षित करके हम समृद्ध जीवन जगत में योगदान अपना दे सकते हैं। ठीक है, प्रमुख शब्द दिया गया है श्वास लेना। श्वास लेना का मतलब होता है कि हम जैसे मनुष्य लोग क्या करते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया में श्वास लेते समय वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और श्वास को छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मृत का मतलब होता है जिनमें वृद्धि और विकास ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं, रुक जाती हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, वो चाहे पौधे हों चाहे मनुष्य हों। ठीक है, इस प्रकार से इन सारे पॉइंट के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए
आपको इनमें से जो पॉइंट समझ में ना आया हुआ आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसमें कुछ सारांश दिया गया, आइए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास की वस्तुओं को सजीव और निर्जीव में श्रेणित किया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया गया, सजीवों की मूल विशेषताएं हैं कि वे गति करते हैं, खाते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जनन करते हैं और मरते हैं। इनमें से किसी भी विशेषता की अनुपस्थिति इंगित करती है कि वे सजीव नहीं होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का मतलब हमने आप लोगों से डिस्कशन किया हुआ था कि जैसे छुई मुई के पौधे की जो पत्ती होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। जब लोग उसको छूते हैं तो उनमें एक उद्दीपन उत्पन्न होता है, जिसकी अनुक्रिया क्या होती है, वो बंद हो जाती है उसकी पत्ती, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो फिर से खुल जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। हम लोग का भी एग्जाम्पल, हम मनुष्य का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम छोटे थे, जब हम लोग 1 महीने के थे, तो वैसे हम लोग 6 महीने के अवस्था में नहीं थे। जैसे हम लोग 6 महीने की अवस्था में थे, वैसे 1 साल की अवस्था में नहीं थे। तो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अलग अलग अवस्थाओं के साथ साथ समय बढ़ने के साथ साथ उनमें वृद्धि और विकास भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, बीजों का अंकुरण जल, वायु, उपयुक्त प्रकाश और अंधकार की परिस्थितियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, बीजों के अंकुरण के समय जड़ें सामान्य नीचे की ओर, जबकि प्ररोह ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आया हुआ हो, आपको ये चैप्टर पसंद आया हुआ हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आई हो वो आप पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप लोग अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आपके लिए दोनों बोर्ड के लिए ये एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सारे सवाल इसी एनसीईआरटी बुक से पूछे जा रहे हैं। आपको इस बुक की समरी को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको बार बार किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, अतः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।